द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने स्पीडी करंट अफेयर का लेक्चर 3, जिसमें आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था इसका, आज का ये थर्ड लेक्चर उन दोनों लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और उन दोनों से थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि आज कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। तो आज का ये थर्ड लेक्चर होगा और आने वाले दिनों में फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर आएगा, यानी कि स्पीडी का कंप्लीट हम 5 लेक्चर सीरीज़ में पूरे स्पीडी मैगज़ीन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं उसे हम कवर करेंगे। तो आज का यह थर्ड लेक्चर होगा। इसके बाद फोर्थ लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब डिफेंस, इन सब के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और डे 5 जो होगा, फिफ्थ या लास्ट लेक्चर हमारा, उसमें हम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। तो ये दो फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में होंगे और आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर के बाद 2 लेक्चर आएंगे और स्पीडी का ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम विज़न मैगज़ीन के 365 और जो मंथली मैगज़ीन है मई से लेके अभी सितंबर तक के, उन्हें कवर करेंगे। यानी कि 1.5 साल का स्पीड विज़न का मैगज़ीन हम कवर करेंगे और वो भी बहुत ही शॉर्टकट में, यानी कि 40 से 50 पेज में हम पूरे 1.5 साल का विज़न का मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे अपकमिंग बीपीएससी के लिए हम वन लाइनर के साथ और साथ ही साथ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो 69th बीपीएससी में पूछे गए थे और उसने कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम स्पीडी प्लस विजन को इस बार पढ़ के जाएंगे 69th बीपीएससी के लिए, 70th बीपीएससी के लिए, ताकि हम अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज का थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं स्पीडी का। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, स्पेशली 67, 68 या 65, 66 ऐसे बीपीएससी में इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते थे। अभी इनका मात्रा कम हो गया है, पर अभी भी इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो हमारा सबसे पहला आज का होगा, द फर्स्ट वुमेन टू टेक डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस। इसमें नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना मैडम का। उसके बाद फिर इसमें देखिए कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिसे हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी एग्ज़ाम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि जनरली नहीं पूछे जाते। तो हम इसमें से सेलेक्टिव वे में ही सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ताकि हम कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से रिवीजन को कंप्लीट कर पाएँ। तो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो देश का पहला राइस एटीएम यानी कि चावल का एटीएम होगा। तो वो स्टार्ट किया गया है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद थर्ड होगा कंट्री का पहला ट्रांसजेंडर एसआई। तो ये है मानवी मधु कश्यप, ये बिहार की ही हैं। तो ये बीपीएससी में खास करके इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बिहार से ही रिलेटेड है। मानवी मधु कश्यप मैडम ये ट्रांसजेंडर एसआई सेलेक्ट हुई हैं बिहार में। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। सी ब्रिज जो इंडिया का लॉन्गेस्ट है वो अटल अटल सेतु है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में बनाया गया है, 21.8 किलोमीटर का। द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड टू स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, ओलेग कोनेनेंगो है। ये रशिया के हैं। इससे हम शॉर्टकट में इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे ओलेग, ओलेग वर्ड से हम स्टार्ट याद कर सकते हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, सबसे ज़्यादा स्पेस में दिन बिताने वाले व्यक्ति का नाम ओलेग है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट, यानी हेलीकॉप्टर की पहला महिला चालक जो हैं उनका नाम है अनामिका राजीव। उसी तरह से इंडिया का पहला लिटरेसी सिटी यानी साक्षर शहर जो बना है वो है कोझिकोड, केरला में। जनरली इसे हम इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि लिटरेसी में केरला बहुत आगे है, और लिटरेसी का अगर नाम आता है तो हम केरला ही टिक करना है। पहला ऐसा कंट्री जो कि सारे अपने ग्लेशियर्स को खो चुका है, तो उसका नाम है वेनेजुएला। इंडिया का स्पेस टूरिस्ट, जो पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं इंडिया के, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, यानी इसे हम याद कर सकते हैं गोपी के नाम से, कि इंडिया के जो पहले स्पेस टूरिस्ट हैं उनका नाम गोपी है। उसी तरह वर्ल्ड फर्स्ट एयर लिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल ये बनाया गया है, इसका नाम है भीष्मा। इसके इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे। तो इसका नाम है भीष्मा एयर लिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकने वाला हॉस्पिटल।
जो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसका नाम भीष्मा रखा गया है। उसी तरह से पहला कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन जो बनाया गया है उसका नाम है पुणे, पुणे में ये बनाया गया। उसी तरह से हम देखते हैं यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट का नाम है काम्या कार्तिकेयन, इसे हम याद कर सकते हैं काम्या मैडम। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट ज्योति राठी। उसी तरह से हम देखते हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक लगाया गया है न्यू दिल्ली में। उसी तरह से वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, ये देख सकते हैं कि जियो के कस्टमर्स काफ़ी बढ़ गए हैं और जनरली सभी तो हम लोग जियो ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसे याद रख सकते हैं कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल, ये बहुत चर्चा में रहा था। ओम शेप टेम्पल ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बनाया गया है। ओम आकार में ये नगर स्टाइल में बनाया गया मंदिर है। आप इसके इमेज को गूगल पर देख सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है, हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी वो धर्मशाला के क्रिकेट मैदान में यूज़ हुई, जिसमें हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया था। पहला प्राइवेट बैंक जो कि लक्षद्वीप में खोला गया है उसका नाम HDFC बैंक। इससे पहले सारे सरकारी बैंक ही लक्षद्वीप में थे, पहला प्राइवेट बैंक HDFC बैंक बन गया है। पहला ऐसा देश जिसने 4 दिन का ही काम लागू कर दिया गया है वीक में, उसका नाम है सिंगापुर। उसी तरह से मेनिंजिटिस वैक्सीन बनाया गया है, नाइजीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया है इसे। इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट जो इन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है उनका नाम गोपी है, ये हमने पहले ही कवर कर लिया। कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता में लॉन्च हुआ है, पिछले साल लॉन्च हुआ था, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इंडिया की, उनका नाम है सुमन, सुमन कुमारी नाम है, याद रख सकते हैं आप सुमन के नाम से। इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में। फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क, ये सऊदी अरेबिया में ये वर्ल्ड का है। उसी तरह से इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जो है ये न्यू दिल्ली में है। इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ये संबलपुर उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात, ऐसा इसलिए भी क्योंकि गुजरात में वेदांता ग्रुप के और एक और कोई कंपनी के सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाने की प्लांट लगने वाली थी अहमदाबाद में, इस कारण से भी सबसे पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात में ही लाया गया है। दूसरा है ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उसी तरह से सबसे ज़्यादा स्पेस में टाइम बिताने वाले ओलेग हमने याद कर लिया, ये रशिया का। उसी तरह से पहला यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडिया का फ्लैग, जिसने इंडिया के फ्लैग को मान्यता दी है, वो है फ्रांस। ये फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट श्री इमैनुअल मैक्रोन आए भी थे 26 जनवरी की परेड देखने इंडिया में इस साल। उसी के बाद से फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी प्रीति रजक। सेकंड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस आंध्र प्रदेश, ये पहला स्टेट जो था वो हमारा बिहार है जिसने कास्ट सेंसस कंप्लीट किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर बोट, ये सरयू रिवर पे लॉन्च हुआ है। पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक असम में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में स्थापित किया गया है। पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो स्थापित किया गया है, पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है जो कि। उसके बाद फर्स्ट स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। AICT, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, AICT इंडिया में लखनऊ में स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। अब ध्यान दीजिएगा कि 69th BPSC में कंप्यूटर साइंस के भी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि ट्रेंड से बिल्कुल अलग था, क्योंकि 68th BPSC तक कंप्यूटर साइंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस नहीं ही होते थे, लेकिन 69th BPSC में पहली बार 2 या 3 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से पूछे गए थे। तो इस हिसाब से AICT इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस से ये रिलेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट रोवर ऑन मार्स डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, इसे आप याद कर सकते हैं कि ये स्पेस में गई नहीं थी मैडम, इन्होंने इसरो से ही यहाँ से रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसे ऑपरेट किया था। दूसरा हो जाएगा फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन सियाचिन, उनका नाम है गीतिका कौल। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, ये नेपाल। फर्स्ट PM टू फ्लाई ऑन तेजस, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ स्टाम्प पेपर पंजाब ने किया है। सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अबू धाबी बना रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। 3D प्रिंटेड
टेम्पल साइदेपेट तेलंगाना में स्थापित किया गया है। फर्स्ट कंट्री टू स्टेरिलाइज ऑल स्ट्रे डॉग्स, ये भूटान ने किया है। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन, ये भोपाल में मिला है। फर्स्ट एनिमल क्रीमेटोरियम लखनऊ में स्थापित किया गया है। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, ये कोस्ट टेम्पल तमिलनाडु में, जिसे हम शोर टेम्पल भी बोलते हैं, जो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, रथ के आकार में, उसका नाम है ये कोस्ट टेम्पल। उसी तरह से फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर, जिसे लेक सिटी भी बोला जाता है। उसी तरह से बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला है नवनपिंड सरदारन पंजाब में। उसी तरह से फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस दिल्ली में। फर्स्ट OPD सेंटर टू डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर, ये दिल्ली में। फर्स्ट प्रिंटेड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरला में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है और ये किसके अंडर में आता है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT, किसके अंडर में ये आता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 68th BPSC के मेंस एग्ज़ाम में अटल इंक्यूबेशन सेंटर पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या है। अगर आपको जवाब नहीं पता होगा तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, तो मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, क्योंकि 68 BPSC मेंस मैंने क्लियर किया था और मैंने इसका आंसर मेंस एग्जाम्स में दिया था। उसी तरह से फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू लॉन्च DG यात्रा गुवाहाटी। आप मुझे ये भी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ ड्रोनियर यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो सिंधिया राजवंश के हैं। वो उनका संबंध ग्वालियर से है, ग्वालियर नरेश ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में पहले थे, अभी ड्रोनियर मिनिस्टर वही हैं और उन्हीं का की जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को। तो DG यात्रा नॉर्थ ईस्ट में पहली बार लॉन्च हुआ है गुवाहाटी में। उसी तरह से लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये लेह लद्दाख में। कार्बन नेगेटिव गैरिसन, ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। तो हमने ये फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कौन कौन से MOU साइन हुए हैं इंडिया के द्वारा 2023 और 2024 में। इसमें से हम सारे नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग के ही कुछ देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं और उतना ज़्यादा ये रिलेवेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसके कुछ ही पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए किसके साथ MOU हुआ है, तो ताइवान के साथ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किसके साथ हुआ है, तो भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया। हाइड्रोजन फ्यूल बस बनाने के लिए किसके साथ हुआ है, तो इंडियन आर्मी और IOCL। रोड सेफ्टी AI की मदद से किसके साथ किया जाएगा, निहाई और IIT दिल्ली। निहाई का फुल फॉर्म हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरह से F-16 फाइटर जेट्स के साथ के लिए किसके साथ MOU हुआ है, तो तुर्की और USA के साथ। एग्रीकल्चर स्किल प्रमोट करने के लिए किसके साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। चाबहार पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए किसके साथ हुआ है, तो ईरान के साथ। डेवलप इंटरसेप्टर ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स जापान और USA के साथ। AI मॉडल बनाने के लिए सेफ्टी ऑफ AI मॉडल USA और UK के साथ। उसी तरह से एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए नासा और जापान के साथ। इसके लिए मैं एक बता देता हूँ कि एक निसार सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम का निसार सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है, वो इसी से रिलेटेड था। और ये सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए गगनयान के भी हेल्प करेंगे ये नासा और जापान। उसी तरह से एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के साथ हुआ है। लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए RBI ने समझौता किया है इंडोनेशिया के साथ। आयुर्वेद को प्रमोट किया जाएगा आयुष मिनिस्ट्री और थाईलैंड के साथ। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा NPCI और IISc बेंगलुरु, जो इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में कंसिडर किया जाता है। टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजैक्शन नेपाल। प्रमोट फुटबॉल इन द कंट्री, फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ और फीफा के साथ। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि नॉट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यानी कि फुटबॉल को प्रमोट एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स नहीं। ये बात आप याद रखेंगे और इसे प्रमोट फीफा भी कर रहा है। उसी तरह से
माइन एक्सप्लोरेशन, जो लिथियम का एक्सप्लोरेशन है उसके लिए अर्जेंटीना के साथ, हाइड्रोकार्बन के लिए गुयाना के साथ, ग्रीन इनिशिएटिव के लिए रेलवे और सीआईआई, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया के साथ, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूनियन बैंक के साथ, एजुकेशन के लिए केन्या के साथ, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सऊदी अरेबिया के साथ, एनर्जी सेक्टर के लिए सऊदी अरेबिया के साथ, और स्टेट हाईवे इन बिहार, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बिहार की मदद कर रहा है, और सेमीकंडक्टर के लिए जापान के साथ हमने एमओयू साइन किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमओयूज थे। उसी तरह से मोबाइल ऐप्स और पोर्टल्स हम कुछ देख लेंगे, सारे हम इसमें भी कवर नहीं करेंगे। स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए मोबाइल ऐप्स और पोर्टल है, हम उन्हें ही देखेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया ऐप्स और पोर्टल्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रखता है कि वो अगर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया हो तो। इसी में मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार का जो कास्ट सेंसस करवाया गया था उसके लिए बीजग ऐप का इस्तेमाल किया गया था। बीजग, BIJAG, बीजग ऐप का इस्तेमाल किया गया था, या जी के जगह पे यहाँ पे हम के भी लिख सकते हैं, बीजग। ये ऐप का इस्तेमाल किया गया था कास्ट सेंसस करने के लिए बिहार में। तो ये ऐप इम्पॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। और अदरवाइज कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए इंपॉर्टेंट ऐप्स को देखते हैं। जैसे फ्लड वॉच ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका खास यूज़ अभी बिहार में आए फ्लड को से बचने के लिए किया जा सकता है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया के द्वारा लाया गया है। संज्ञाना ऐप रेलवे के द्वारा लाया गया है। सारथी सेबी के द्वारा लाया गया है। प्रवाह पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। सारथी पोर्टल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। सी केयर्स कोल मिनिस्ट्री। चौपाल संदीप बंसल ने लॉन्च किया है। ये भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। ओवर द टॉप, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ये है। उसी के साथ अनुवादिनी ऐप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। मनी टू इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ने। संभव ऐप इंडियन आर्मी ने। भूमि राशि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने। पाट मित्रे ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। मेरा युवा भारत अब हमारे पीएम ने। एनकोर ऐप ये इलेक्शन कमीशन ने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी इस साल इलेक्शंस भी हुए 18th लोकसभा के, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये याद करना आसान है। राजमार्ग ऐप ये एनएचएआई के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्गम पोर्टल ये रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया। उल्लास पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। प्रवाह ये आरबीआई के द्वारा। हेरिटेज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम। और ई केयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल्स थे जो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम भारत रत्न देखेंगे कि इंडिया में इस बार रिकॉर्ड से बनाया गया है 5 भारत रत्न देकर। यूजुअली भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, पर इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। और सो फार अभी तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस बार जो 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, उसमें नाम है कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार से रिलेटेड हैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को अभी इस साल भारत रत्न दिया गया है। तो हम सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रखते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो इनका जन्म 1924 में हुआ था, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विलेज हम याद रख सकते हैं, पितियौंजिया विलेज, जो कि समस्तीपुर ज़िले में आता है बिहार के। और इनका डेथ 1988 में हुआ था। इन्हें हम जननायक भी कहते हैं। और उसके बाद ये 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के, 1970-71 में, 1977 में। ये 2 बार बने थे, और एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे 1967-68 में। तो हमें यहाँ पे इतनी ही जानकारी याद रखनी है कि उनका जन्म पितियौंजिया में, समस्तीपुर में जो आता है, 1924 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। प्यार से हम उन्हें जननायक कहते हैं। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, एक बार 1970 में, एक बार 1977 में। वो 11वें मुख्यमंत्री थे बिहार के, और वो एक बार उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 में। वो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री भी थे बिहार के, और उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और मुंगेरी लाल कमीशन को उन्होंने ही अपॉइंट किया था, जिसके बाद फिर
ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी देश में, और वो फर्स्ट थे जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन बिहार में लागू किया था, जो 26% रिजर्वेशन है। उन्होंने ही बिहार में उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, ये हमें याद रखना है। और वो 40वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न, सॉरी वो 49th व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 49th है कर्पूरी ठाकुर जी, उनके बाद और 4 को मिला है, तो यानी कि टोटल 53। अब हम जो नेक्स्ट हैं उन्हें हम उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही हम उन्हें देख लेंगे। जो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, जो 50th नंबर का मिला है। इनका एक बुक है माई कंट्री माई लाइफ, ये हमें याद रखना है। इन्होंने कार सेवकों की जो यात्रा निकली थी अयोध्या, तो उसे लीड किया था इन्होंने, हमें इतना ही याद रखना है इसमें। और इन्हें हम याद रख सकते हैं कि ये उप प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, होम मिनिस्टर ये रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ये, और इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। बस इतना ही याद रखेंगे। एम एस स्वामीनाथन को हम सभी जानते हैं यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते। और हमें एक चीज़ याद रखना कि इन्हें ऑल अवार्ड्स मिले, यानी कि सारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये चारों अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। तो ये याद रखना है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, हमें ये याद रखना है। और ये इनका डेथ 2023 में चेन्नई में हुआ है। इनके बारे में बस इतना ही हमें याद रखना है। उसी तरह से पीवी नरसिम्हा राव, ये तेलंगाना के रहने वाले थे, हैदराबाद के, और ये 9th प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे आंध्र प्रदेश के। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान था इंडिया में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, वो इन्होंने ही लागू किया था। उसी तरह से लास्ट है हमारे चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 में हुआ था। ये 5वें प्रधानमंत्री थे 1979 से 80 के बीच में, और इनके बरियल प्लेस को किसान घाट कहते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, उदार शक्ति ये इंडिया मलेशिया, उसी तरह से खान क्वेस्ट ये मंगोलिया के साथ होता है। हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल, उदर शक्ति मलेशिया, खान क्वेस्ट मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड, होप एक्स इंडिया इजिप्ट, फ्रीडम एज साउथ कोरिया यूएसए और जापान, जीमैक्स इंडिया जापान, तर्कस यूएसए, शक्ति सिर्फ अगर शक्ति रहे तो फ्रांस, पूर्वी लहर इंडियन नेवी के द्वारा, दोस्ती इंडिया मालदीव और श्रीलंका, ये आइलैंड नेशन है इंडिया के पड़ोसी, तो इससे याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज दोस्ती मालदीव और श्रीलंका के साथ। गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स, दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान, आईएमटी ट्राईलैटरल इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, आईएमटी इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। उसी के साथ टाइगर ट्रम्प इंडिया यूएसए, इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं जैसे ट्रम्प और यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, तो इससे याद रख सकते हैं टाइगर ट्रम्प यानी इंडिया यूएसए। एक्स लैमिटिए ये शेचेल्स के साथ, सी डिफेंडर्स यूएसए, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया, धर्म गार्जियन जापान, शांति प्रयास मल्टीनेशनल नेपाल के साथ होता है, सदा तनसीक सऊदी अरेबिया, डेजर्ट साइक्लोन यूएई, और अगर सिर्फ साइक्लोन की बात करें तो वो इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। उसी तरह से एक्सरसाइज अयोध्या, ये थाईलैंड का, थाईलैंड में एक सिटी भी है अयोध्या नाम से, अयोध्या, उसी से हम इसे याद रख सकते हैं, एक्सरसाइज अयोध्या थाईलैंड। एक्सरसाइज खंजर किर्गिस्तान के साथ, सिर्फ साइक्लोन अगर रहे तो इजिप्ट के साथ, डेजर्ट साइक्लोन रहे तो यूएई के साथ, विनबैक्स वियतनाम के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑस्ट्र हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ, विजय प्रहार यूएसए के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे। अब हम लोकसभा इलेक्शन 2024 को डिस्कस कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और पॉलिटी में इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो मार्च 16 2024 को आया था। इसमें बताया गया था कि इलेक्शंस के प्रोसेस क्या होंगे और कैसे कैसे इलेक्शंस होगा, यानी कि आचार संहिता 16 मार्च 2024 को लग गई थी। उसी के बाद बताया गया था कि 7 फेजेस में इलेक्शंस होंगे, जो कि 19 अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 जून तक होंगे, यानी कि टोटल 44 दिन इलेक्शंस चलेंगे और रिजल्ट 4 जून को आएगा। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चला कि बीजेपी ने 240 सीट्स जीते हैं और एनडीए अलायंस ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 293 सीट्स जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अकेले 99 सीट्स जीती हैं और इंडी अलायंस ने 234 सीट्स जीते हैं। उसी तरह से इलेक्शंस के साथ कुछ राज्यों में भी इलेक्शंस हुए थे लोकसभा इलेक्शंस के साथ, जो कि थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। और अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम है पेमा खांडू। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये चीफ मिनिस्टर के नाम जो लोकसभा के साथ हुए थे इलेक्शंस, ये पूछे जाएं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। जो लोकसभा इलेक्शंस की रैंकिंग है वो 18th लोकसभा इलेक्शंस थे। इलेक्शंस 7 फेज में हुए थे और इसका कैंपेन था चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। यूथ आइकॉन बनाया गया था एक्टर आयुष्मान खुराना को। दिव्यांग आइकन बनाया गया था शीतल देवी मैडम को, जो कि आर्चर हैं, पैरा ओलंपिक में ये खेल भी रही हैं। उसी तरह से लोकसभा के टोटल सीट्स जो हैं वो 543 हैं, पर चुनाव 545 हैं, पर चुनाव 543 में हुए थे। 2 सीट नॉमिनेटेड के लिए हैं, एंग्लो इंडियंस के लिए। उसी तरह से स्टेट्स के लिए 524 सीट्स हैं और यूटी के लिए 19 सीट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड जो है इंडिया में वो 96.8 करोड़ हैं और जो वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया वो हैं 64 करोड़ पार्टिसिपेट करने वाले वोटर्स, जो कि वोटिंग परसेंटेज अगर हम इसका निकालें तो ये है करीब 65.79%। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है परसेंट कि करीब 65% लोगों ने मतदान ही किया है इंडिया में। उसी तरह से इलेक्शन को सफल बनाने के इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ ऐप्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें VHA ऐप, सी विजिल ऐप और KYC नो योर कैंडिडेट ऐप, ये 3 ऐप लॉन्च किए गए थे। उसी तरह से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था सुविधा पोर्टल। वुमेन MP जो इलेक्ट हुई हैं इस बार, उनकी संख्या है 74। आपको मुझे बताना है कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी पास हो चुका है वो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो 1/3 सीट्स जो है लोकसभा के वो रिजर्व कर दिए जाएंगे वुमेन के लिए। तो आपको मुझे बताना है कि एक्चुअल में कितने सीट्स रिजर्व होंगे लोकसभा में वुमेन के लिए वो बिल इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद। उसी तरह से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई, तो लक्षद्वीप में। नोटा का सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया गया, ये इंदौर में। और हमारे PM जो स्वेर इन सेरेमनी होता है यानी शपथ ग्रहण समारोह, वो हुआ 9 जून को और उसमें 7 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स या प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। उसी तरह से MP जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए वो मुकेश दलाल नाम से हैं, सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी से। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन जो MP बनी उनका नाम है प्रियंका जारी खोली। उसी तरह से हाईएस्ट मार्जिन से जिन्होंने जीता उनका नाम है शंकर लालवानी। यंगेस्ट MP का नाम है पुष्पेंद्र सरोज, जो कौशाम्बी UP से जीते हैं समाजवादी पार्टी की सीट से। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से भी क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछे ही जाते हैं। इसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, जैसे उनके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ ही 1-2 इम्पॉर्टेंट नाम हैं प्रेसिडेंट्स के, नहीं तो ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या टोटल मेंबर्स कितने हैं उसमें। ये 2 चीज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और मेंबर्स 187 हैं। इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में लियोन्स में है और इसमें मेंबर 194 हैं।
कॉमनवेल्थ, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसमें 54 मेंबर है। यूएनओ जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और मेंबर्स 193 हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और 190 मेंबर है। वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है और 189 मेंबर है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, इसका हेडक्वार्टर रोम में है और 197 इसमें मेंबर्स हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। अब कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, इसलिए अब हम नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ हेडक्वार्टर्स देखते जाएंगे कि वो कहाँ पे हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसी तरह नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो कि नीदरलैंड में है। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर वियतनाम में है। नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है जो कि फिलीपींस में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक जिसे हम कहते हैं उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अफ्रीकन यूनियन अदीस अबाबा, अफ्रीकन यूनियन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये G20 में इसे शामिल कर लिया गया है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में है। आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उसी तरह से अब हम कुछ इंटरनेशनल समिट्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये समिट्स हुए थे। तो एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन कमीशन का समिट इस बार अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था और इसके 10th मेंबर को इंडक्ट किया गया है जो कि बेलारूस है। और इससे पहले वाला मीटिंग इंडिया में वर्चुअली हुआ था क्योंकि इंडिया में उस समय G20 की मीटिंग चल रही थी। उसी तरह से G7 का 50th मीटिंग जो हुआ है वो इटली में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हमारे अटेंड किए थे। इसके बाद वाला कनाडा में होगा और इससे पहले वाला जापान हिरोशिमा में हुआ था। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये दावोस में हुआ है। जनरली ये हर साल दावोस में ही होता है, स्विट्ज़रलैंड में। उसी तरह से 19वां नाम समिट जो हुआ है कंपाला युगांडा में हुआ है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसे हम COP28 कहते हैं उसका कॉन्फ्रेंस दुबई यूएई में हुआ है। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। 43rd एशियन समिट जो हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। उसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ समिट बर्लिन जर्मनी में हुआ है। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुआ है। 18th G20 का समिट भारत मंडपम में हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये 19th G20 जो होगा वो 19th वाला वो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में, ये आप याद रखेंगे कि इस साल ब्राज़ील में G20 की समिट होने वाली है। उसी तरह से ब्रिक्स समिट जो 15th हुआ है जोहान्सबर्ग में जो कि साउथ अफ्रीका में है। और 16th इस साल रशिया में होने वाला है। नाटो का 33वां समिट जो हुआ है वो विल्नस लिथुआनिया में हुआ है। और पहला बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गए। अब नेशनल समिट हम देख लेते हैं, कुछ जो देश के अंदर इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं। उसमें है 19वां रायसीना डायलॉग जो न्यू दिल्ली में हुआ है। उसी के साथ वर्ल्ड बुक फेयर जो सेलिब्रेट किया गया वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद कुछ हम देखते हैं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ। मोबाइल कांग्रेस मनाया गया भारत मंडपम में। बिजनेस 20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ। उसी तरह से 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये इंदौर में हुआ, इसे याद रखेंगे। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुआ। यूथ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में, इसे याद रखेंगे कि पार्लियामेंट दिल्ली में है इसीलिए यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल भी दिल्ली में ही होगा।
G20 इम्पावर समिट जो है वो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ। धम्म कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुआ। उसी के साथ एरो इंडिया का शो जो हुआ वो बेंगलुरु में हुआ। 108वां इंडिया साइंस कांग्रेस वो नागपुर में मनाया गया। उसी तरह से अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस देखते हैं जो कि कंप्लीट किए गए थे। इसमें बाम्बी बकेट ऑपरेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये नैनीताल में किया गया। इसमें हुआ क्या था कि नैनीताल के जंगलों में आग लग गई थी, तो इंडियन एयरफोर्स ने आसपास के वाटर सोर्सेज से टैंकर्स में पानी उठाया था और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे स्प्रे किया था फॉरेस्ट्स में। उसी का नाम है ये नेशनल ऑपरेशन बाम्बी बकेट। उसी तरह से ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया था केदारनाथ यात्रा को लेकर। उसी तरह ऑपरेशन शील्ड ये ईरानियन अटैक से बचने के लिए इसराइल ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन संकल्प ये नेवी ने लॉन्च किया था ईरानियन शिप को बचाने के लिए। उसी तरह से ऑपरेशन कामधेनु कैटल स्मगलिंग से को रोकने के लिए लाया गया था। ऑपरेशन अजय इंडिया ने लॉन्च किया था इसराइल के लिए कि इसराइल हमास वार में जो इंडिया के लोग फंस गए थे उसे निकालने के लिए। ऑपरेशन आयरन सोर्ड ये इसराइल का कोड नेम था हमास के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उसी तरह से ऑपरेशन सजग है जो कि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन करुणा ये साइक्लोन मोचा जो आया था बे ऑफ बंगाल में, जिससे म्यांमार या बर्मा को भारी क्षति हुई थी, इससे हेल्प के लिए इंडियन नेवी ने हेल्प किया था म्यांमार को ऑपरेशन करुणा के नाम से। ऑपरेशन अलर्ट हमें याद रखना है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे किया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो उनकी मदद के लिए लाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से में जब युद्ध हुआ था 2022 में, तो उस समय लॉन्च किया गया था वहाँ से हमारे नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान ने जब ऑक्यूपाई कर लिया था अफगानिस्तान को 15 अगस्त 2021 को, तब फिर ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया था तालिबान के लोग से बचाने के लिए इंडियंस को। उसी तरह से ऑपरेशन आहट जो है वो रेलवे में जो वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग होती है उससे बचाने के लिए लाया गया है। ऑपरेशन हमें याद रखना है एक लास्ट ऑपरेशन वंदे भारत जो कि कोविड के दौरान इंडियंस को इंडिया वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखते हैं और उसमें अगर हो सके तो बिहार की रैंकिंग को देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 4th रिपोर्ट था। इसमें बिहार का रैंक लास्ट है, स्कोर सिर्फ 57 था और फर्स्ट रैंक पर केरला और उत्तराखंड है। अब हम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका थीम था RRR रिड्यूस रीयूज़ और रिसाइकल। इसमें पहला रैंक मिला इंदौर और सूरत को। और बिहार की रैंकिंग हम देखेंगे तो ये 15वां था। उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि FSSI के द्वारा लॉन्च किया गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा FSSAI। इसमें फर्स्ट रैंक था केरला का और बिहार का रैंक लास्ट था। जनरली बिहार का ज़्यादातर इंडेक्सेस में रैंक लास्ट रहता है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछे तो नहीं जाने चाहिए बिहार का रैंकिंग क्योंकि लास्ट है। अगर पूछे जाए तो लास्ट में हम एज अ सेफ स्कोर टिक कर सकते हैं। उसी तरह से और हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया था, इसमें बिहार को पुअरेस्ट स्टेट बोला गया जिसकी पोवर्टी रेशियो 33.76% है। सेकंड लास्ट पे झारखंड है। लीस्ट पुअर या सबसे अमीर स्टेट केरला को माना गया। उसी तरह एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें बिहार का रैंक 22 था और टॉप 3 राज्य थे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे। अब हम कुछ और इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडेक्सेस देखते हैं और उसमें इंडिया की रैंकिंग देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है। पहला तो कि ये रिपोर्ट कौन इशू करता है या कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, और दूसरा इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो हम यही 3 चीज़ देखेंगे। जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च की जाती है और इसमें इंडिया का रैंकिंग 82 है। AI रेडीनेस इंडेक्स IMF के द्वारा लॉन्च की जाती है, इसमें इंडिया 72 रैंक। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 63rd रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 129 रैंक। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 39 रैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 159 रैंक। उसी तरह साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें 10वां रैंक। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ह्यूरोन के द्वारा लॉन्च की जाती है, 3rd रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या HDI UNDP के द्वारा 134 रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट SDSN के द्वारा 126 रैंक। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स UNDP के द्वारा 108 रैंक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर US के द्वारा 42 रैंक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 93 रैंक। उसी तरह ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 4th रैंक। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में अमेरिका 1st पर और इंडिया 3rd रैंक। ग्लोबल पेंशन रैंकिंग में इंडिया 45th रैंक। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया 67 रैंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स थे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 3rd लेक्चर था और इसके बाद 4th और 5th 2 लेक्चर आएंगे। 4th लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखेंगे जो पिछले 1 साल में हुए हैं 1 लाइनर में स्पीडी के माध्यम से। और जो हमारा लास्ट या 5th लेक्चर रहेगा स्पीडी का, उसमें हम सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये 2 लेक्चर के बाद फिर हम विजन के मैगजीन को PT 365 और मंथली मैगजीन 1.5 साल का कवर करेंगे करीब 50 पेज में। तो हमारा करंट अफेयर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। द PCS स्टडीज़ में कनेक्ट होने के लिए और ये लेक्चर देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द PCS स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।